सैटेलाइट मोशन में एग्जाम्पल नंबर 1, if the farthest and nearest distance of planet from sun are 6 hour and 2 hour respectively, where r is the radius. ऑफ कोर्स ये जो सन है इसका मास आपको दे रखा है ms, मास ऑफ द सन। हमसे पूछा है फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट सेकंड हमसे पूछा है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ दिस प्लेनेट, इस प्लेनेट का टाइम पीरियड पूछा है। थर्ड हमसे पूछा है फाइंड रेशियो ऑफ वेलोसिटीज एट अपीलियन और एट अपोगी टू द एट पेरिगी। एपीहीलियन या पेरीहीलियन बेसिकली वो पॉइंट्स होते हैं जो नियरेस्ट और फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सन है, तो वहाँ पे रेशियो ऑफ स्पीड पूछा है कि वहाँ पे जो प्लेनेट है जब वो उस पॉइंट पे आएगा, सबसे पास उसके आएगा तब उसकी स्पीड क्या होगी और सबसे दूर क्या होगा तब उसकी स्पीड क्या होगी। अपीलियन फारदेस्ट पॉइंट होता है, दैट इज द स्पीड एट फारदेस्ट पॉइंट, स्पीड ऑफ प्लेनेट एट फारदेस्ट पॉइंट and speed of planet at nearest point। फोर्थ हमसे पूछा है एंगुलर मोमेंटम। हमसे एंगुलर मोमेंटम पूछा है, तो आइए सॉल्व करते हैं बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, लॉ ऑफ ऑर्बिट के ऊपर। तो हमको दे दिया है बच्चों फारदेस्ट और नियरेस्ट पॉइंट, यानी r1 की वैल्यू आपको दे दी है 2 नियरेस्ट पॉइंट की, और जो फारदेस्ट पॉइंट है उसकी वैल्यू दे दी है 6r। हमसे पूछा है सबसे पहला पार्ट इसेंट्रिसिटी E, तो E आप जानते हैं दैट इज r2 माइनस r1 अपॉन r2 प्लस r1। जब आप इसको जोड़ दोगे तो ऊपर आ जाएगा 4r, नीचे आ जाएगा 8r, दिस इज 1 जा, दिस इज 2 जा, सो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है हाफ। सिंपल, बस आपको ये चाहिए तो यहां से आपका आ ही जाएगा सेकंड। अगर मुझसे पूछे टाइम पीरियड क्या है इसका, तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट मोशन केप्लर्स लॉ के हिसाब से t² इज इक्वल टू, या t लिखना है तो t² की जरूरत नहीं है सीधा, ये चलो ठीक है लिख देता हूं, 4 पाई स्क्वायर a क्यूब अपॉन gm। ये m क्या होगा, मास ऑफ द सन, तो यहां से t की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई इंटू a अपॉन रूट g टाइम्स मास ऑफ सन। अब a की वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो a की वैल्यू आप जानते हैं दैट इज r1 प्लस r2 बाई 2 होती है, सो दिस विल बी 6r प्लस 2r बाई 2, सो दैट इज 4r। तो यहाँ पे आंसर जवाब आ जाएगा आपका 8 पाई r a की पावर 3/2 होगा बच्चों, ध्यान रहिए a की पावर 3/2 है, सो दिस इज, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, सो यू t विल बी इक्वल टू 4r। जब मैं डाल दूंगा तो 4r का रूट लेंगे तो 2r हो जाएगा, 2r का क्यूब लेंगे तो वो 8 हो जाएगा, 8 इंटू 2 16, तो 16 पाई r क्यूब अपॉन अंडर रूट
g टाइम्स मास ऑफ सन। सिंपल, राइट। बेसिकली ए की वैल्यू डायरेक्ट टाइम पीरियड में और कुछ नहीं, कैलकुलेशन। ये भी हो गया। आइए चलते हैं थर्ड पार्ट में, वेलोसिटीज का रेशियो हमें लिखना है। इसके लिए थोड़ा सा मैं डायग्राम का यूज करूंगा ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझा पाऊं। देखिए, ये मोशन ऑफ सेट प्लेनेट है अराउंड द सन, ये सेंटर है 0, लेकिन जो सन होता है वो सेंटर से हटके होता है, यहां पे आपका सन है, दिस इज योर सन। सन से जो नियरेस्ट डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है, दिस इज 2r, और सन से जो फारदेस्ट डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 6r। ये हो गया आपका जो पास वाली चीज, जो पेरीहीलियन है, और जो दूर वाली चीज है उसको अपिहीलियन कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं पेरिगी और एपोगी, एपोगी ए से। हमें दे रखा है कि ये जो सबसे पास वाला पॉइंट है, यहां पे इसकी वेलोसिटी v अपोगी, सॉरी वी पी लिखेंगे, वी पेरी, पी मतलब पास, पेरीहीलियन से पास ऐसे रट सकते हो, और यहां पे जो इसकी स्पीड है वो है वी ए। बच्चों बेसिकली अगर हमें इन दोनों वेलोसिटीज का रेशियो लगाना है तो निकालना है, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट अबाउट सन। सन के अबाउट इस प्लेनेट का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, और एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, दैट इज m1v1 mvr कांस्टेंट रहेगा। यानी यहां पे अगर मैं देखूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है, सो m1v1 r1 विल बी इक्वल टू m, मास तो वही रहेगा, v2 r2, m से m कट गया, सो v1 r1 विल बी इक्वल टू v2 r2। बच्चों ये चीज सिर्फ पेरिलियन और अपोलियन के ये किसी दूसरे पॉइंट के लिए इसलिए ट्रू नहीं होगा क्योंकि सन से वहां तक की जो डिस्टेंस है, ये जो r है, और इसके बीच में एंगल थीटा 90 नहीं है, तो फिर वहां पे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखनी पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन इन दोनों पॉइंट पे आप देख सकते हैं रेडियस और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हैं दोनों तरफ, तो सीधा v1 r1 इक्वल टू v2 r2। तो अगर मुझे लिखना है यहाँ पे vp इंटू r1 विल बी इक्वल टू va इंटू r2, तो हमसे पूछा था va बाय vp, सो दैट विल बी r1 बाय, सॉरी उल्टा पूछा था शायद, vp बाय va पूछा था, देख लेते हैं एक बार। स्पीड एट फारदेस्ट पॉइंट टू द स्पीड एट नियरेस्ट पॉइंट, यस, तो फारदेस्ट पॉइंट पे v अपोजिट वाला एपिहीलियन, और नियरेस्ट पॉइंट पे ये vp, तो va बाय vp पूछा है, so va by vp will be equal to r1 by r2 which is 2r by 6r, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3 इस केस में, राइट, सिंपल। थर्ड पार्ट हमसे पूछा है बच्चों इसने, फाइंड एंगुलर मोमेंटम, लास्ट पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट, एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ये बेसिकली रिजल्ट याद करने वाला भी है, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एज एग्जांपल। ये यहां पे है सन, ये वाला जो पॉइंट है ये डिस्टेंस है r1, और यहां पे स्पीड है v1, राइट, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज r2, और यहां पे स्पीड है इसकी v2। अगर मैं कहूं लेटस से इसका एंगुलर मोमेंटम l है, लेटस अज्यूम एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू l, तो यहां पे मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, कैसे मिलेगी, दैट इज l अपॉन m इंटू r1, भाई l इक्वल टू mvr होता है ना, तो v1 मिल जाएगी। वैसे दिस v2 विल बी इक्वल टू l अपॉन mr2, r1 r2 का मीनिंग आप समझते हैं। अब आप बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए इन दो पॉइंट पे, पॉइंट ए टू बी पे, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। याद रहे बच्चों, टोटल एनर्जी कंजर्व करनी है, यहां पे स्पीड कम ज्यादा होती रहेगी, राइट, जैसे जैसे सर्कल में मूव करता रहेगा, स्पीड यहाँ पे कम है, फिर वहां ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, तो ये पीरियोडिकली स्पीड चेंज होती है, लेकिन टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम कांस्टेंट रहेगा। तो कैसे लिखेंगे टोटल एनर्जी, ए पॉइंट पे अगर मैं टोटल एनर्जी लिखूंगा तो दैट विल बी हाफ m इंटू v1 स्क्वायर माइनस g कैपिटल M इंटू m बाय
R1। सिमिलरली दिस विल बी, दूसरी जगह जब लिखूंगा तो हाफ m v2 स्क्वायर माइनस g कैपिटल M m बाय R2। ये R1 R2 आपको पता है पेरीहिलियन और अपोहिलियन डिस्टेंस है, जो यहाँ पे 2r और 6r है। दोनों को इधर उधर ले जाइए तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हाफ m v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू g m टाइम्स 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। यहाँ से v1 v2 की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, ये v1 स्क्वायर जो हो जाएगा दिस विल बिकम l स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर R1 स्क्वायर। सिमिलरली v2 स्क्वायर आपका हो जाएगा l स्क्वायर बाय m स्क्वायर टाइम्स R2 स्क्वायर। सो दिस बिकम्स हाफ m l स्क्वायर इंटू 1 बाय R1 स्क्वायर माइनस 1 बाय R2 स्क्वायर। अब बच्चों देखो जरा, एक अच्छा सा रिजल्ट आने वाला है 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। वो अच्छा रिजल्ट क्या है जरा देखिए, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, देखा आपको ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस चीज को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं रिलेट कर सकता हूं, किस तरह से रिलेट कर सकता हूं, मैं इसको रिलेट कर सकता हूं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से, राइट। सो आई कैन री राइट इट एज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये स्क्वायर अगर हट गया तो एक और टर्म या मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और ये जो एक्सप्रेशन है ये कट जाएगा इसके साथ। तो यहाँ से आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम आता है, अच्छा ये m से m भी कट गया। एंगुलर मोमेंटम इन केपलर्स लॉ का जो फॉर्मूला है 2gm R1 R2, देख सकते हैं आप 2g कैपिटल M R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दैट इज 2gm b स्क्वायर बाय a। तो ये रिजल्ट याद भी रख सकते हो बच्चों, और मतलब आप देख सकते हैं इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट टू रिमेंबर। सो ये अपॉन 2 ये 2 भी उड़ जाएगा, 2 नहीं आएगा, R1 प्लस R2 बाय a। एक और इसमें चीज़ देखने वाली है कि ये जो रिजल्ट आपका आया दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ प्लेनेट के मास पर नहीं डिपेंड कर रहा है, वो सन के मास पर डिपेंड कर रहा है। तो ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला चाहो तो याद रखो, अच्छा फॉर्मूला है बच्चों, बट जनरली जनता को याद नहीं रहता। मैंने इसीलिए इसको यहां पे लिखा है एज एग्जाम्पल कि आपके ऊपर ज्यादा लोड ना हो जाए याद करने के लिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 2। अब यहां पे हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ represents variation of which of the following graph represent variation of kinetic energy versus time for planet in elliptical path। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एक ऑप्शन ये दे रखा है, दिस इज टी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। एक ऑप्शन आपको ये दे रखा है, दिस इज टी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। एक ऑप्शन ये दे रखा है आपको, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टी, दैट इज एक ऑप्शन आपको ये दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टी। देखिए बच्चों,
काइनेटिक एनर्जी जो है आपने देखा था स्पीड पे डिपेंड करती है हाफ mv², और जो स्पीड है वो कम ज्यादा होती रहेगी। तो पार्टिकल नहीं, प्लेनेट जो सन के चारों तरफ घूम रहा है उसकी डिस्टेंस कम ज्यादा होती रहेगी पीरियोडिकली, राइट? कभी पास में होगा कभी दूर होगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी कम ज्यादा होती रहेगी। टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती। रादर जो वेरिएशन होगा काइनेटिक एनर्जी का वो पीरियोडिक होगा, और काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती ना, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ये तो इसलिए गलत हो गया बच्चों, ये जनरली जो ग्राफ होता है वो कर्व ही होता है, और कभी भी जीरो नहीं हो सकती काइनेटिक एनर्जी। जरा देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रही है, किसी भी मोमेंट पे वो प्लेनेट रुकेगा नहीं, क्योंकि रुक गया तो फिर सीधा नीचे गिर जाएगा। तो हर टाइम ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए और पीरियोडिक होनी चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। ये तो टोटल एनर्जी का ग्राफ होता तो सही हो जाता। आई होप आपको समझ में आया। और यही नहीं, काइनेटिक एनर्जी का जस्ट उल्टा पोटेंशियल एनर्जी का बनेगा, क्योंकि टोटल सम कांस्टेंट होना चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसा बनेगा, राइट? नेक्स्ट एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग represents the aerial velocity versus time graph for Mars? Option A, dA by dt versus t. Option B, dA by dt versus t. Option C, dA by dt, अब क्योंकि वेलोसिटी है तो नेगेटिव भी। ऑप्शन डी, dA by dt, this will be like this. तो क्या लगता है बच्चों, आपको क्या आंसर होना चाहिए? अब लोगों को कंफ्यूजन हो गया है। कंफ्यूजन ये हो गया कि स्पीड तो पॉजिटिव होती है, तो काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ ये था, लेकिन यहां पे ये जो है ये इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी है, तो क्या ये हो सकता है? तो आंसर है बच्चों, ना तो ए है ना सी है और डी तो है ही नहीं, ये है। अरे क्यों भूल रहे हो, ये वेलोसिटी थोड़ी है, ये तो एरियल वेलोसिटी का मतलब समझो ना, dA by dt तो कांस्टेंट होता है ना, L/2m। द रेट एट विच द एरिया स्वीप्ड बाय द लाइन, एरियल वेलोसिटी पार्टिकल की स्पीड थोड़ी है, वो तो लाइन के रोटेट करने की स्पीड है, ये तो कांस्टेंट होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है वेलोसिटी में, राइट? तो ये dA by dt टाइम के साथ फिक्स रहेगा हमेशा। Example number 4. Find T ABC upon T CBA and T CDA and T BCD upon T DAB। ये सैटेलाइट मोशन दे दिया आपको, गिवन आपको इसेंट्रिसिटी, गिवन इसेंट्रिसिटी इज E। ये मेजर एक्सिस, ये सेमी मेजर एक्सिस। तो ये वाला पॉइंट है A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज D, राइट?
और जो सन है हमारा वो है बीच में, फोकस में, सेंटर बीच में नहीं, सॉरी, ये सन है और इस सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है। तो हमसे पूछा है पहले हमें टाइम बताना है फर्स्ट केस में टी ए बी सी, ए से बी से सी जाने में, यानी ये जो अर्थ है ये ए से बी से सी जाए, यानी ये वाला टाइम दैट इज टी ए बी सी से ले करके ये वाला टाइम टी सी डी ए। तो सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि T1 बाय A1 विल बी इक्वल टू T2 बाय A2, राइट। तो हमें देखना पड़ेगा बस एरिया। अगर ये ABC जा रहा है, देखो जरा यहां से अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो लाइन ज्वाइनिंग सन एंड अर्थ ए से स्टार्ट करेगी, ये वाली लाइन से लेकर के ये एरिया स्वीप करते हुए इसको सी में पहुंचना है, दिस, यानी इस एरिया की बात हो रही है और क्लियरली आपको दिख रहा होगा ये एरिया आधा है। सिमिलरली जब ये नीचे से इधर आएगा तो ये वाला एरिया भी आधा है। सो दिस इज पाई ए बी बाई 2, दिस इज ऑल्सो पाई ए बी बाई 2। क्लियरली दिस A1 और A2 सेम हो जाएंगे, इसका मतलब टी ए बी सी अपॉन टी सी डी ए विल बी इक्वल टू 1/1। सिंपल है ना? यस, सिंपल है। लेकिन जरा सेकंड पार्ट देखो बच्चों, इंटरेस्टिंग पार्ट सेकंड वाला है। बी सी डी, अब ये बी से सी और सी से डी, ये हमें इस टाइम की बात कर रहा है। अब कहोगे सर यहां पे भी तो एरिया आधा आधा हो जाएगा। अरे नहीं, एरिया किसका लिखना है? लाइन का। ये यहां से ये लाइन ने कितना एरिया स्वीप किया आप देख सकते हैं, वो ये एरिया है। समझ में आया बच्चों? और वैसे भी आप देख सकते हो जब पार्टिकल दूर होगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए यहां पे ज्यादा बड़ा एरिया आ रहा है। तो बेसिकली दिस एरिया इज, लेट मी कॉल दिस एज A1, और दूसरा वाला एरिया जो आपका होगा वो ये वाला एरिया है, ये रिमेनिंग, दिस इज A2। यहां से लेकर के यहां तक जाने का दिस इज A2। तो बेसिकली अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि टी बी सी डी अपॉन टी डी ए बी, तो बी सी डी का मतलब हुआ बी से सी, सी से डी, यानी एरिया A1 एरिया, और डी से ए से ई बी लिख रहा है मतलब एरिया A2, ये वाले एरिया के रेशियो। अब क्वेश्चन ये आता है इनका एरिया कैसे लिखा जाए। तो देखिए बच्चों, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ध्यान से अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं आधे आधे पार्ट में, राइट, तो आप देखेंगे ये जो बीच में ट्राइंगल आ रहा है, ये जो बीच में ट्राइंगल आ रहा है, लेट मी रिप्रेजेंट दैट बाय ट्राइंगल। तो अगर मैं ये छोटे वाले एरिया की बात करूं तो वो आधे में से ट्राइंगल कम है। छोटा वाला एरिया मतलब ये वाला A2 एरिया की बात करूं तो हाफ जो ट्राइंगल है उसमें से ये कम है, ट्राइंगल सॉरी हाफ ऑफ द एलिप्स जो है उसमें से ट्राइंगल कम है। और वैसे बड़े वाले एरिया की बात करूं तो वो हाफ में ट्राइंगल ज्यादा है, राइट। तो दिस कैन बी रिटन एज, इस चीज को मैं कैसे रिलेट कर सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज पाई ए बी बाय 2 प्लस ट्राइंगल अपॉन पाई ए बी बाय 2 माइनस ट्राइंगल, राइट। पाई ए बी बाय 2 प्लस ट्राइंगल, पाई ए बी बाय 2 माइनस ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का एरिया कैसे लिखेंगे? तो बच्चों आपको पता है कि ये जो ट्राइंगल है इसमें ये जो डिस्टेंस है, सन से जो डिस्टेंस है होती है, ये होती है a टाइम्स e। ये डिस्टेंस आपको पता है ना, सेंटर से लेकर के सन की डिस्टेंस ये होती है a, और जो ये डिस्टेंस है ये तो आपको दिखी गई होगी माइनर एक्सेस, दैट इज b प्लस b, दिस इज 2b। तो जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे सो दैट विल बी हाफ इंटू AE टाइम्स 2b। ये
मैं हाफ को काट नहीं रहा हूं क्योंकि वो आगे यहां पे काम आएगा, क्योंकि इधर भी हाफ है। सो दिस विल बी इक्वल टू पाई AB बाई 2 प्लस 2ABE बाई 2 अपॉन पाई AB बाई 2 माइनस 2ABE बाई 2। आप देखेंगे ये हाफ 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 कट गया, AB 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 भी कट गया। सो बेसिकली योर आंसर विल बी इक्वल टू पाई प्लस 2E अपॉन पाई माइनस 2E। इसीलिए आपको इसेंट्रिसिटी गिवन थी। बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में आ सकती है। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन आए बट इस पे क्वेश्चन आ सकता है। आइए लास्ट एग्जाम्पल करते हैं। An asteroid is moving in highly elliptical orbit। मतलब E 0 नहीं है, E टेंड्स टू 1। 0 हो गया तो सर्कुलर हो जाएगा ना, 1 की तरफ जा रहा है, हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। इफ its farthest distance from sun is r0, then find time after which it collides with sun। मास ऑफ सन आपको गिवन है ms। देखो बच्चों, हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपको यहीं पे सीखने को मिलेगा। बेसिकली विजुलाइज कीजिए, ये आपका सन है, राइट? और जो ये बिल्कुल हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट है बच्चों, यू कैन सी, ये इसको कहते हैं हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब बिल्कुल सन एक कोने में है और वो बिल्कुल सैटेलाइट नहीं, एस्ट्रॉइड इस तरह से इस पाथ के लॉन्ग मूव कर रहा है, राइट? ऐसे ऐसे, ये इस तरह से ये सैटेलाइट इस पे मूव कर रहा है। तो लगभग आप देख सकते हैं लगभग एक स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं सन से इसके सबसे पार वाली डिस्टेंस लिखता हूं, पास वाली, तो r1 है, और सबसे दूर वाली जो डिस्टेंस है वो r2 है। तो हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे बच्चों की, जो r2 है वो मच ग्रेटर देन r1 होगा हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में। यानी इसका मतलब ये हुआ, जो हम a लिखते हैं दैट इज r1 प्लस r2 बाई 2, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली, r1 को निगलेक्ट कर देंगे, that is r2 by 2 farthest distance। हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये हम लोग कर सकते हैं। राइट? r2 is much greater than r1, तो यहां पे a जो होगा, अब मैंने a क्यों लिखा है? a इसलिए लिखा है कि अब मैं टाइम पीरियड लिख सकता हूं। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई a raised to power 3 by 2 अपॉन अंडर रूट g इंटू m इंटू सन। तो यहां पे मेरे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई, a की जगह में क्या लिख दूंगा बच्चों? देखो हमें r2 की वैल्यू ही r0 दे रखी है, द फारदेस्ट डिस्टेंस इज r0, यानी ये r2 है। तो टाइम पीरियड जो आपका आ जाएगा वो हो जाएगा सीधा 2 पाई इंटू ऑलमोस्ट इक्वल टू r0 की पावर 3 बाई 2 अपॉन अंडर रूट g इंटू मास ऑफ सन। टाइम पीरियड से क्या काम है बच्चों? टाइम पीरियड से ये काम है, जरा खुद ही सोचिए, हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये कब सन को कोलाइड करेगा। ये यहां से चल रहा है, t इक्वल टू 0 पे यहां से चल रहा है। तो ये बताइए, यहां से चलते 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 जब ये सन के पास पहुंचेगा, या कहो जब सन को कोलाइड करने वाला होगा, क्या मैं कह सकता हूं दैट इज नथिंग बट द हाफ ऑफ द टाइम पीरियड।
भाई इसको यहाँ से चलने में, यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज पूरे टाइम पीरियड का आधा। यानी जो हमारा आंसर है, अच्छा यहाँ पे r0/2 लिखना ना भूले, दैट इज r0/2। तो हमारा जो आंसर है, द टाइम टेकन बाय एस्टेरॉयड टू रीच द सन विल बी इक्वल टू दिस t/2, सो विच इज पाई इंटू r0/2 raised to power 3/2 upon under root gm. So this is how we cover perfectly and beautifully and in a very short time this gravitation chapter. अगेन दिमाग में रखने 4 पार्ट। सबसे पहला पार्ट क्या था, फोर्स वाला, फिर दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिर तीसरा पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, और चौथा इलिप्टिकल ऑर्बिट, केपलर्स लॉस। इसके अंदर जो मैंने आपको एग्जांपल्स और जो मैंने जिस तरीके से फॉर्मूले और रिजल्ट्स रिलेट किए हैं वो आपको एक कॉपी में लिख लेने हैं और ये वाले क्वेश्चन ट्राई कर लेने हैं और इसके बाद कूद जाना है मैदान में।